Hello guys, welcome all of you and my dear students. This is lecture number 4 on vectors. Last lecture with नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण बीच में हमें रोकना पड़ा था और हम तब एडिशन की बात कर रहे थे। वहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे आज अपने टॉपिक को। और भाई बिल्कुल व्हाट्सएप स्टेटस को सजाया हुआ है बच्चों ने 100 में से 100 मार्क्स लेकर, और अदर बैचेस में और 12th क्लास में मेरे व्हाट्सएप को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बच्चों ने सजाया हुआ है और 100 में से 100 की झड़ी लगी हुई है भाई। यहाँ पर बहुत बढ़िया बच्चे प्रैक्टिस कर पा रहे हैं भाई। और वेक्टर्स में हम पढ़ रहे हैं, मैं वेक्टर्स के बारे में आपको बता चुका हूँ। पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बता चुका हूँ। P से Q पर अगर एक ऑब्जेक्ट चली गई है तो Q के कोऑर्डिनेट्स माइनस P के कोऑर्डिनेट्स से क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको पता चल जाता है। इक्वल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आपको पता है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो ही दो वेक्टर्स इक्वल कहला सकते हैं। को इनिशियल, को प्लेनर, ऐसी कुछ बातें मैंने आपको बताई थी। और मैंने लास्ट क्लास में आपको एडिशन का जिक्र किया था कि मान लीजिए दो वेक्टर्स आपको गिवन है, ये एक A वेक्टर है और ये कोई B वेक्टर है इस तरह से। तो किसी पॉइंट पर दो वेक्टर्स मान लीजिए ये दोनों एक ही पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब इस तरह से कहा जा सकता है कि एक A वेक्टर, फोर्स का एग्जांपल लेते हैं सबसे बढ़िया, कि A एक फोर्स है जो इस पॉइंट पर लग रहा है और B एक दूसरा फोर्स है जो इस तरह से लग रहा है। जब इस तरह से एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे होंगे किसी पॉइंट पर, एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे होंगे जब किसी पॉइंट पर, तो आप उनका एक रिजल्टेंट देखना चाहेंगे। आप इनका रिजल्ट कहीं बीच में देखेंगे, जो टोटल फोर्स लगेगा वो बीच में कहीं लगेगा। और मैं ये कह रहा हूं ये जो इन दोनों का रिजल्ट होगा वो A वेक्टर प्लस B वेक्टर का एडिशन होगा भाई। तो A वेक्टर और B वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को ऐड करने से हमें उनका रिजल्टेंट मिल जाता है, मतलब नेट आंसर मिल जाता है। और ये फोर्स के एग्जांपल से ज्यादा बेहतरीन सोचा जा सकता है कि अगर A और B वेक्टर दो फोर्स रिप्रेजेंट कर रहे थे, अगर A और B वेक्टर दो फोर्स रिप्रेजेंट कर रहे थे तो A प्लस B करने से उनका रिजल्टेंट फोर्स आएगा। A प्लस B करने से उनका रिजल्टेंट फोर्स पता चलेगा आपको, जो नेट फोर्स लग रहा है इस तरह से। तो दो वेक्टर्स का एडिशन क्या प्रोवाइड करा रहा है, रिजल्टेंट। फॉर एग्जांपल A वेक्टर 2i प्लस j माइनस k कैप कहा जाए और B वेक्टर मान लीजिए 4i और माइनस का j और प्लस का k कैप कहा जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करने से A और B का रिजल्ट आएगा और रिजल्ट का मतलब है नेट आंसर आएगा। तो रिजल्ट का मतलब है नेट आंसर आएगा। यहाँ पर नेट फोर्स पता चलेगा आपको क्या होगा। तो R इज इक्वल टू, भाई दो वेक्टर्स को ऐड करना है, I वाली टर्म I से ऐड हो जाएगी, 6i होगा, प्लस j माइनस j 0 हो जाएंगे, माइनस के प्लस के ये भी कैंसिल होकर 0 हो गई। और इस वक्त 6i क्या आ गया, रिजल्ट आ गया भाई। तो ये इनका रिजल्ट आ गया। ये बता रहा है कि मैग्नीट्यूड इसका जान सकते हैं आप अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर से, और इसकी डायरेक्शन भी पता चलेगी। तो A वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में गिवन है, B वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में गिवन है, यानी वेक्टर फॉर्म में गिवन है। उनका एडिशन क्या प्रोवाइड कराएगा आपको, रिजल्टेंट प्रोवाइड कराएगा, नेट रिजल्ट बताएगा कि फाइनल आंसर क्या होगा भाई। तो सभी बच्चों को ये क्लियर रहे कि दो वेक्टर्स को ऐड करने पर आपको उनका रिजल्टेंट पता चलेगा। दो वेक्टर्स को ऐड करने पर आपको उन वेक्टर्स का रिजल्टेंट पता चल जाएगा, नेट आंसर पता चलेगा कि भाई रिजल्टेंट कितना है। तो एडिशन करने से रिजल्टेंट पता चलता है। फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन ये पूछा जाए, फाइंड द सम ऑफ, आपको कहा जाए फाइंड द सम ऑफ टू वेक्टर्स, find the sum of two vectors. A vector is equal to 2i plus 3j minus k cap and B vector आपको दिया गया है i minus 2j plus 2k cap। तो इस तरह से दो वेक्टर्स आपको गिवन है और आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स पूछी गई है A प्लस B पूछा गया है आपसे
तो भाई 2i प्लस 3j माइनस k a वेक्टर है और i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 2k कैप यहाँ पर b वेक्टर है। तो ये प्लस का 2i और ये प्लस का i प्लस का 3i कैप, प्लस का 3 और माइनस का 2 तो ये प्लस का j कैप, माइनस का k और प्लस का 2k तो प्लस का k बचेगा। ये a प्लस b फाइनल वेक्टर आया है। दो वेक्टर की एडिशन इस तरह से की जाती है। आप दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे भाई, सेम रहेगा, कोई मुश्किल बात नहीं रहेगी। दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, कोई मुश्किल बात इसमें नहीं रहेगी। तो अब तक के कॉन्सेप्ट्स में आप ये पढ़ चुके हैं, अब तक के कॉन्सेप्ट्स में आप ये पढ़ चुके हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैसे किया जा सकता है। आपको कहा जाए फाइंड अ यूनिट वेक्टर, या आपको कहा जाए फाइंड अ यूनिट वेक्टर, या कोई भी वेक्टर कहा जाए फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ ए वेक्टर, सम ऑफ ए वेक्टर i plus j plus k and b vector 2i, b vector 2i minus j plus k कैपिटल। तो a और b दो वेक्टर्स आपको गिवन है, आप इनका क्या करिए, सम करिए, नया वेक्टर आएगा एक जो इनका रिजल्टेंट होगा, और उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है आपको। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा इस तरह से, उसके बाद हर क्वेश्चन आप टैकल कर पाएंगे। आज के एमसीक्यू के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह के क्वेश्चन आज के एमसीक्यू में दिखाई देंगे आपको। 100 नंबर का आज का आपका एमसीक्यू होगा भाई यहाँ पर, तो सभी बच्चे 100 नंबर में से 100 लेने की तैयारी करेंगे भाई। तो a प्लस बी वेक्टर, तो देखिएगा गाइस, हम वेक्टर के एडिशन की बात कर रहे थे और a वेक्टर एंड b वेक्टर इस तरह से गिवन है, और हमें कहा गया फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर। a वेक्टर एंड b वेक्टर का सम किया जाए और मान लीजिए उसे c वेक्टर नाम लिया जा सकता है, तो 1 और प्लस 2 को 3i लिखा जा सकेगा, j प्लस ये माइनस j कैंसिल, k प्लस k यहाँ पर 2k कैप लिखिए। नया वेक्टर आया है a और b के एडिशन से, ये नया वेक्टर है 3i प्लस 2k, और ये जो वेक्टर आया है इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, मतलब इसी वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। हमने फर्स्ट लेक्चर में किए हैं, सेकंड लेक्चर में इस तरह के क्वेश्चंस कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। ऐसा करने से जो वेक्टर आएगा वो एक यूनिट वेक्टर होगा और उसकी डायरेक्शन वही होगी जो इस वेक्टर की थी, बस मैग्नीट्यूड 1 होगा भाई। तो ये जो c वेक्टर आया है इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट में 13 होगा इसका मैग्नीट्यूड। और अब इसका यूनिट वेक्टर होगा कि इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 बाई अंडर रूट 13 से डिवाइड कर दिया 3i प्लस 2k को, और अब जो वेक्टर बन गया है वो एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, मगर डायरेक्शन वही है जो c वेक्टर की है। c वेक्टर कौन है, जो a प्लस b के करने से आया है। a प्लस b क्या है, सम ऑफ a और एंड b है। तो हमें कहा गया था यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ a एंड b वेक्टर। तो a एंड b का सम किया, c वेक्टर आ गया और उसका यूनिट वेक्टर निकाल दिया, तो ये इस तरह का वेक्टर आया। फॉर एग्जांपल ये कह दिया जाता, एग्जांपल के तौर पे मैं मान रहा हूं, ये कहा जाता एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करिए, एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करिए जिसकी डायरेक्शन तो a प्लस b की डायरेक्शन में है बट मैग्नीट्यूड 7 है। तो भाई ये आपके पास एक वेक्टर आ गया है यूनिट वेक्टर जिसकी डायरेक्शन a प्लस b वेक्टर की डायरेक्शन में है। a प्लस b से जो वेक्टर आया है उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट किया, यानी इसकी डायरेक्शन वही है जो a प्लस b वेक्टर की है, और इसका ये यूनिट वेक्टर है। अगर रिक्वायर्ड वेक्टर भाई जितना भी आप इसका मैग्नीट्यूड करना चाहते हैं, रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू जितना इसका मैग्नीट्यूड, लेट लैम्बडा मैग्नीट्यूड चाहिए आपको,
लैम्बडा की वैल्यू 2 है, अगर आप 2 मैग्नीट्यूड चाहते हैं, 3 है 3 मैग्नीट्यूड चाहते हैं, तो अभी आप चाहते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड 7 हो जाए, तो लैम्बडा मतलब किसी भी नंबर से ये जो यूनिट वेक्टर आया है c का, उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका मैग्नीट्यूड लैम्बडा के इक्वल हो जाएगा। तो 7 से मल्टीप्लाई करूं इस यूनिट वेक्टर को, 1/√13 था और 3i + 2k, तो भाई ये एक वेक्टर आ गया है जिसका मैग्नीट्यूड तो 7 है, जिसका मैग्नीट्यूड तो 7 है और जिसकी डायरेक्शन a + b वेक्टर की डायरेक्शन में है, जिसकी डायरेक्शन a + b वेक्टर की डायरेक्शन में है, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका 7। कभी भी आपको कहा जाता है कि एक वेक्टर फाइंड आउट करिए इस वेक्टर की डायरेक्शन में, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करिए, उसकी डायरेक्शन वही होगी जो आपसे पूछी गई है, उसको जितने नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे उसका मैग्नीट्यूड उतना ही हो जाएगा, और इस तरह से आप वो वेक्टर फाइंड आउट कर पाएंगे जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो a और b दो वेक्टर्स आपको गिवन थे और एक वेक्टर फाइंड आउट करना था a वेक्टर प्लस b वेक्टर के सम की डायरेक्शन में। भाई तो a और b वेक्टर का सम किया हमने, एक नया वेक्टर आ गया। नया वेक्टर क्यों आ रहा है भाई? क्योंकि दो वेक्टर्स की एडिशन क्या प्रोवाइड करा रही है आपको? रिजल्टेंट प्रोवाइड करा रही है। दो वेक्टर्स का सम आपको क्या प्रोवाइड करा रहा है? उनका रिजल्टेंट प्रोवाइड करा रहा है। तो आगे सभी बच्चे समझने की कोशिश करें भाई, अब सभी बच्चे जानने की कोशिश करें। अगर आप दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं भाई, अगर आप दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का क्या मतलब है? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का क्या मतलब है? दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है? वेक्टर्स को क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं? मान लीजिए आपको एक a वेक्टर गिवन है, ये a वेक्टर है इस डायरेक्शन में, और एक आपको b वेक्टर गिवन है इस डायरेक्शन में। मैं प्रीवियस लेक्चर में इसी की बात कर रहा था जब हमारा लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाया था भाई। और इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है थीटा में। तो ये एक a वेक्टर है, ये एक b वेक्टर है। मान लीजिए ये वेलोसिटीज है भाई, मान लीजिए ये वेलोसिटीज हैं। एक कार है जो a की स्पीड से इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और एक कार b है जो इतनी b की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है। a वेक्टर a की स्पीड को डिनोट कर रहा है, b वेक्टर b की स्पीड को डिनोट कर रहा है, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है कि मैं जब किसी को देख रहा हूं तो वो कितनी स्पीड से दिखाई दे रहा है, वो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू मी। इसी तरह से अगर B में बैठा एक ड्राइवर है, B का ड्राइवर जब A को देखेगा तो A किस डायरेक्शन में दिखाई देगा भाई? A किस डायरेक्शन में दिखाई देगा? तो ये रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं हम। ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? A और B दो वेलोसिटीज अगर एक ही ऑब्जेक्ट की होती तो बीच में इसका क्या आ जाता? रिजल्टेंट आ जाता। लेकिन अगर मान लीजिए एक कार A में जा रही है, एक ट्रेन, मान लीजिए ये एक ट्रेन है और आप इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन से दूर जा रहे हैं, ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ट्रेन आपको किस डायरेक्शन में दिखाई देगी भाई? आपको याद है पिछले चैप्टर में सेम डायरेक्शन में आप ट्रेवल करते हैं तो आपको दूसरी ऑब्जेक्ट उसकी स्पीड कम है आपसे या ज्यादा है, इसके अकॉर्डिंग आगे या पीछे जाती हुई दिखाई देगी। अपोजिट डायरेक्शन में तो ज्यादा तेजी से दिखाई देगी, जबकि वो एक्चुअल में इतनी तेज नहीं चल रही जितना हमें लग रहा है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी। ऐसे ही कुछ इस तरह से मोशन इन अ प्लेन की बात करेंगे। अब हम स्ट्रेट लाइन से हटकर मोशन इन अ प्लेन में आ गए हैं। A की स्पीड इस डायरेक्शन में है, मतलब ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा, ऐसा B को दिखाई देगा कि A इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है। ये B जो है वो A से, मतलब इस रेफरेंस पॉइंट से दूर जा रहा है, तो B को ऐसा लगेगा जैसे A उससे पीछे जा रहा है। यानी जितनी स्पीड से B आगे जा रहा है, B को लगेगा ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, यहां पर B को लगेगा कि जितनी स्पीड से B आगे जा रहा है उतनी स्पीड से ये पीछे जा रहा है। यानी इसकी स्पीड -b से रिप्रेजेंट करी जा सकती है भाई। लास्ट क्लास में बात भी करी थी नेगेटिव वेक्टर्स की। ये जितनी स्पीड से b आगे जा रहा है उसे लगेगा ग्राउंड उतनी ही स्पीड से किधर जा रहा है? पीछे। आप ट्रेन की खिड़की से देखते हैं
ट्रेन आगे जा रही है, बट हमें तो लगता है सारी चीजें पीछे जा रही है। तो b की स्पीड से ये आगे जा रहा है, तो इसे लगेगा कि ग्राउंड पीछे जा रहा है। उसी पॉइंट को a इस डायरेक्शन में लीव करता जा रहा है। तो एक्चुअल में जो b है, b जो है वो a से इस डायरेक्शन में दूर जा रहा है और a इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर ही रहा है। तो इस डायरेक्शन में भी डिस्प्लेस होता हुआ दिख रहा है a b को, और ये भी लग रहा है b को कि a उससे पीछे अपोजिट में जा रहा है, क्योंकि इस पॉइंट से ये दोनों, सोचिए ये रेफरेंस पॉइंट है, इस पॉइंट से b a इधर जा रहा है, b इधर जा रहा है। तो b को क्या लगेगा कि a इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, और b को लगेगा a पीछे भी डिस्प्लेस हो रहा है, क्योंकि इस पॉइंट से b आगे निकल रहा है, तो ये पॉइंट इतनी स्पीड से इससे पीछे निकल रहा है, ऐसा b को दिखाई देगा। तो इसलिए जो a की स्पीड है वो b को क्या वेलोसिटी दिखाई देगी भाई, कि भाई ये तो छोड़ दीजिए, अब b को ऐसा लगता है, मान लीजिए b यहां बैठा है, मतलब चल रहा है, b को लगता है कि ये पॉइंट अपोजिट में जा रहा है और इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, और इसलिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट उसे यहां बीच में कहीं दिखाई देगा। तो ये किस का रिजल्टेंट है, ये a वेक्टर और माइनस b वेक्टर का रिजल्टेंट है। तो ये a वेक्टर और माइनस b वेक्टर का रिजल्टेंट है, इसे ऐड कर दीजिए, ये रिजल्टेंट आया। हालांकि b तो इस डायरेक्शन में था, एक्चुअल में जो b है वो इस डायरेक्शन में है। तो अगर आपसे ये कहा जाए a एक फोर्स लग रहा है, b एक फोर्स लग रहा है, रिजल्टेंट बताइए, तो यहां जो बीच में आएगा वो a प्लस b होगा, वो a और b का रिजल्टेंट होगा। a और b का रिजल्टेंट होगा कि नेट फोर्स, नेट वेलोसिटी, नेट एक्सेलरेशन। लेकिन जब पूछी जाए कि a इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, b इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, a की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है b के रिस्पेक्ट में, तो भाई इस b को लगेगा a इधर भी जा रहा है और इससे पीछे भी जा रहा है, तो इतनी स्पीड इधर भी अपोजिट में मानी, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, तो ये अगर थोड़ी देर के लिए रब कर दिया जाए, ये अगर इस तरह से एक बार के लिए रब कर दिया जाए, तो आप देखेंगे a जब इस डायरेक्शन में जा रहा है, b इस डायरेक्शन में जा रहा है, b में बैठे ड्राइवर को ये लगेगा कि a इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि b को लगता है कि a इधर भी डिस्प्लेस हो रहा है और b उससे पीछे भी जा रहा है, क्योंकि b आगे निकल रहा है तो a पीछे भी जा रहा है, और एक्चुअल में वो इधर भी जा रहा है। तो इसलिए जो नेट डिस्प्लेसमेंट b को लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इस तरह से चलता हुआ दिखाई देगा, और ये रिलेटिव वेलोसिटी है a की विद रिस्पेक्ट टू किसके, b के। ये a की रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू किसके, b के, यानी b में बैठा ड्राइवर इस डायरेक्शन में महसूस करेगा उसे जाता हुआ भाई। तो ये आया कैसे कि भाई हमने b के अपोजिट में एक वेक्टर लिया जो कि डायरेक्शन में बदला गया है, मैग्नीट्यूड नहीं बदला, तो माइनस b वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो सभी बच्चों को क्लियर है भाई, अगर दो वेक्टर्स आपको गिवन है, एक a वेक्टर एक b वेक्टर, a प्लस b से यहां एक वेक्टर आएगा जो रिजल्टेंट है, लेकिन a माइनस b से यहां एक रिजल्टेंट आएगा जो काम आएगा जब रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस करेंगे हम भाई। तो ये बात आपको क्लियर है कि a वेक्टर और b वेक्टर को ऐड करने से उनका रिजल्टेंट पता चल जाएगा, और सब्ट्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अब आपको ये भी क्लियरली समझ में आया है। तो क्लियरली आपको ये समझ में आएगा कि भाई सब्ट्रैक्शन करने का क्या फायदा है और एडिशन का क्या फायदा है भाई। तो एडिशन करने से क्या आ जाता है भाई, वेक्टर्स का रिजल्टेंट आ जाता है। तो इसी तरह से वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के और भी तरीके होंगे भाई। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, अगर वेक्टर्स आपको गिवन हैं तो उनकी आपको क्या करनी है, एडिशन करनी है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, फॉर एग्जांपल ये a वेक्टर है इस डायरेक्शन में और ये कोई b वेक्टर है इस डायरेक्शन में, तो आप जानते हैं कि इन दोनों को ऐड करने पर इनका एक रिजल्टेंट आएगा, इनका एक रिजल्टेंट आएगा, वो उसे a प्लस b वेक्टर लिखा जा सकता है इस तरह से। तो a वेक्टर एंड b वेक्टर, अगर दो वेक्टर्स आपके पास थे,
इस तरह से कि इनके बीच में थीटा एंगल बन रहा था भाई। तो ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा था, थीटा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में कहीं होगा, या तो ये ए की तरफ होगा या बी की तरफ होगा। अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये बिल्कुल बीचों बीच होगा भाई। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कह रहा है, फॉर एग्जांपल अगर ए वेक्टर को ट्राइंगल की एक साइड से रिप्रेजेंट कर दिया जाए, तो ये ट्राइंगल की एक साइड से अगर ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया जाए, इस बी वेक्टर को ट्राइंगल की दूसरी साइड से रिप्रेजेंट कर दिया जाए, डायरेक्शन यही रहेगी भाई, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी भाई। ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में थीटा एंगल था, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में थीटा एंगल बन रहा था। वो एंगल अभी भी, ये ए को प्रोड्यूस कर कर देखिए थोड़ा सा, और ए और बी के बीच में अभी भी ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा ही बन रहा है। तो ये ए वेक्टर को और बी वेक्टर को अगर ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कर दिया जाए भाई, मैंने ए वेक्टर को और बी वेक्टर को एक ट्राइंगल की अगर दो साइड से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो इस ट्राइंगल की तीसरी साइड भाई, इस ट्राइंगल की जो तीसरी साइड है, वो तीसरी साइड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब इनके रिजल्टेंट को शो कर रही है, मतलब एडिशन को शो कर रही है भाई। ये बी वेक्टर है, ये यहां पर था बी वेक्टर, इस तरह से इसे यूं का यूं शिफ्ट कर दीजिए, पैरेलल रहने दीजिए और यहां ले आइए भाई। तो ये ए वेक्टर यहाँ, ये बी वेक्टर यहां है ए के साथ, और इसे एज इट इज पैरेलल शिफ्ट कर दीजिए यहां पर भाई। तो ये जो बी वेक्टर यहां था, इसे शिफ्ट कर कर यहां बना दूं, तो एक साइड से एक वेक्टर दिखा दिया ट्राइंगल की, दूसरी साइड से दूसरा वेक्टर दिखा दिया ट्राइंगल की। तो इस ट्राइंगल की तीसरी साइड आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इनका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये ए वेक्टर एक साइड ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नीट्यूड भी रिप्रेजेंट कर दिया लेंथ से, और डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दी एरो से। दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है, इनका रिजल्टेंट ये तीसरी साइड बता रही है, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भाई। ए वेक्टर का एरो ये था, तो बी वेक्टर भी ऐसे ही एक के साथ एक चला, ऑर्डर सेम है भाई। ऑर्डर का मतलब एरो आगे गया, ये आगे गया, जबकि रिजल्टेंट का ऑर्डर अपोजिट कर दिया, एरो अपोजिट आ गया भाई। ऐसे यहां से घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ए से गए फिर ऊपर घूम गए, लेकिन रिजल्टेंट अपोजिट में आएगा हमेशा ही। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर आपको ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, आपको बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, तो रिजल्टेंट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये जानना चाहते हैं हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल क्या बताना चाहता है, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट बताना चाहता है। ट्राइंगल क्या बताना चाहता है, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट बताना चाहता है, कि अगर एक वेक्टर को एक साइड से डिनोट कर दूं, दूसरे वेक्टर को दूसरी साइड से डिनोट कर दूं, तो ट्राइंगल की तीसरी साइड उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट शो करेगी आपको भाई। ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताना आपको चाहता था भाई, इस तरह से। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्लियर हो गई आपको। मैं अभी ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा आपको, और ये डायग्राम से आपको समझ में आया हो कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कह रहा है। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कह रहा है आपको, ये आपको क्लियरली समझ में आएगा इस तरह से। ठीक, दो से ज्यादा वेक्टर्स है इस तरह से, दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं, तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का क्या मतलब है भाई। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कह रहा है, मान लीजिए एक ए वेक्टर था इस तरह से, इसी पॉइंट पर एक बी वेक्टर भी लग रहा था इस तरह से, और इसी पॉइंट पर कोई सी वेक्टर भी लग रहा था इस तरह से भाई, और एक और कोई डी वेक्टर भी है इस डायरेक्शन में भाई, इस तरह से बहुत सारे वेक्टर्स हैं एक पॉइंट पर। फाइनल आंसर सबको एडिशन कर कर आ जाएगा भाई, इन सब का एक रिजल्टेंट आ जाएगा, इन सब का एक रिजल्टेंट आ जाएगा जब आप सभी वेक्टर्स को ऐड कर देंगे भाई। इन सब का एक रिजल्टेंट आ जाएगा जब आप इन सब को ऐड कर देंगे भाई, फाइनल आंसर आ जाएगा। मान लीजिए ये सारे फोर्स लग रहे हैं,
ये 5 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन है, ये 2 न्यूटन है और आई कैप जे कैप इनके साथ लगे हुए हैं, मतलब वेक्टर फॉर्म में अगर गिवन है, ये वेक्टर कितना है, ये कितना है 2i प्लस जे, इस तरह से ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, सारे वेक्टर गिवन है, तो आप उनको सम कर दीजिए, आपको उनका रिजल्टेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आई जे के नहीं लगे हुए भाई, यानी ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, पहले इन दोनों का एक रिजल्ट आएगा, फिर इसका रिजल्ट अगले के साथ, तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है ये ए वेक्टर अगर आपने ट्राइंगल की ऐसे एक साइड से रिप्रेजेंट कर दूं भाई, तो पॉलीगन कैसे बनेगा, ये सारे वेक्टर एक पॉलीगन से रिप्रेजेंट करिए। ये ए वेक्टर इस डायरेक्शन में मैंने एक साइड से रिप्रेजेंट कर दिया, फिर ये बी वेक्टर जो था यहाँ पर वो ऐसे दूसरी साइड से, भाई इन दोनों के बीच में एंगल कितना था भाई, θ1 था, तो ये θ1 एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में इस तरह से। तो ये बी वेक्टर मैंने दूसरी साइड से रिप्रेजेंट कर दिया पॉलीगन की, तो तीसरी साइड में, तीसरी साइड जो होगी, पहली बात तो इस ट्रायंगल की तीसरी साइड जो होगी इस ट्रायंगल की, वो तीसरी साइड ए और बी वेक्टर का, तीसरी साइड ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगी भाई। अब ए और बी का रिजल्टेंट आ गया है, ए और बी का रिजल्टेंट आ गया है, ये जो सी वेक्टर इस डायरेक्शन में था, सी वेक्टर ऐसे डिनोट किया जा सकता है अभी यहाँ पर, तो ये ए वेक्टर इस डायरेक्शन में था, ये बी वेक्टर था इस डायरेक्शन में, ये ऐसे सी वेक्टर था कोई इस डायरेक्शन में, तो अब सी वेक्टर को ऐसे, ये पॉलीगन बन गया भाई, पॉलीगन की एक साइड ए वेक्टर से, पॉलीगन की दूसरी साइड बी वेक्टर से, पॉलीगन की तीसरी साइड सी वेक्टर से, और ये पॉलीगन की डी वेक्टर भी दिखा देंगे भी अभी हम यहाँ पर। तो अगर ए वेक्टर से एक साइड, बी वेक्टर से दूसरी साइड, तो ए प्लस बी रिजल्टेंट बता रहा है ए और बी का, सी वेक्टर ए प्लस बी का रिजल्टेंट ये साइड दिखा रही है, तो ये वेक्टर ए प्लस बी हो गया और ये सी वेक्टर है, तो एक ट्रायंगल फिर से बन गया। इस ट्रायंगल की जो ये साइड होगी भाई अपोजिट डायरेक्शन में, इस ट्रायंगल की ये जो साइड होगी भाई इस तरह से, तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, मतलब इन तीनों का रिजल्टेंट बता रही है। ये डी वेक्टर था भी कुछ ऐसी डायरेक्शन में, ये डी वेक्टर था कुछ इस तरह से डायरेक्शन में, तो जो डायरेक्शन है उसी तरह से डायरेक्शन में क्या किया जा सकता है, एक वेक्टर को शो किया जा सकता है पॉलीगन में। तो ए का, बी का, सी का रिजल्टेंट ये साइड दिखा रही है और ये डी वेक्टर है, तो ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर इस साइड से दिखा दिया, डी वेक्टर इस साइड से दिखा दिया, तो इस ट्रायंगल की तीसरी साइड बनाने की कोशिश करेंगे आप, तो भाई ये फाइनल आंसर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर रिजल्टेंट को शो करेगा भाई। तो ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बता रहा है हमें कि भाई अगर आपके पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं तो आप उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। वैसे तो सभी वेक्टर्स को ऐड करने से ही क्या आ जाता है, उनका रिजल्टेंट आ जाता है, बट डायग्राम पर डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करूं, इस तरह से कि अगर दो वेक्टर्स ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कर दिए जाएं इन सेम ऑर्डर एरो सेम चल रहा था, तो उनका रिजल्टेंट तीसरी साइड रिप्रेजेंट करेगी अपोजिट ऑर्डर में। और अगर एक पॉलीगन का मतलब बहुत सारे वेक्टर्स हैं, दो से ज्यादा, तो आप पॉलीगन से उन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उनके रिजल्टेंट के बारे में सोच सकते हैं। कहां पर इस तरह की बात काम आएगी, कहां पर इस तरह की बात काम आएगी, आपके पेपर में ये डेरिवेशन आएगा। फिलहाल तो एमसीक्यू है तो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे आपसे इस दौरान, लेकिन जब कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका होगा तो सब्जेक्टिव टाइप में ये आपसे पूछा जाएगा कि भाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट करना है इसे, इसकी डेफिनेशन लिखनी है हमें और इसका फॉर्मूला डिराइव करना भी हमें। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। ट्रायंगल कहता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर दो वेक्टर्स को ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कर दिया जाए both in magnitude and direction, then the third side of the triangle represents the direction of resultant, represents the resultant both in magnitude and direction।
तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है, स्टेटमेंट पूछी जाएगी आपसे, स्टेट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप लिखिएगा कि इफ टू वेक्टर्स, आप लिखिएगा इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड both in magnitude and direction, both in magnitude and direction। भाई लाइन वेक्टर की लेंथ कितनी है, ट्राइंगल की साइड कितनी है, वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, और एरो जो लगा रही है वेक्टर पर वो डायरेक्शन शो कर रहा है। तो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, both in magnitude and direction, if two vectors are represented both in magnitude and direction by two sides of a triangle, by two sides of a triangle, by two sides of a triangle taking in same order, taking in same order, taking in same order, taking in same order, then their resultant is represented by, then their resultant is represented by, then their resultant is represented by the third side, by the third side of triangle, by the third side of triangle taking in opposite order, taking in opposite order, taking in opposite order both in magnitude and direction। तो both in magnitude and direction मतलब अगर ट्राइंगल की दो साइड से आपने दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर दिया है अपोजिट ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में लेकर, मतलब एक के पीछे एक एरो रहेगा, एक का हेड दूसरे की टेल को टच करेगा। तो if two vectors are represented by two sides of a triangle taking in same order, then their resultant is represented by the third side of the triangle taking in opposite order। और इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डेरिवेशन करेंगे भाई, इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डेरिवेशन करेंगे। आपसे कहा जाए स्टेट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो आप ये डेफिनेशन इसके अंदर लिखिएगा और फिर आप इसका एनालाइजेशन करेंगे भाई, इसका एनालाइजेशन करिए। एनालाइजेशन कैसे करेंगे भाई, एनालाइज करेंगे इसको, तो एनालाइज का मतलब फॉर्मूला ड्राइव कर देख रहे हैं भाई, तो एनालाइज करिए भाई, इसको एनालाइज कैसे करेंगे भाई, इसको एनालाइज करने के लिए, इसको एनालाइज करने के लिए हमने एक ए वेक्टर को, इसको एनालाइज करने के लिए हमने एक ए वेक्टर को, हमने एक ए वेक्टर है ये, ए वेक्टर है ये कोई, और इस ए वेक्टर को ट्राइंगल की इस ओपी साइड से रिप्रेजेंट कर दिया, और इस बी वेक्टर को, ये एक बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर को मैंने इस ट्राइंगल की ओ पी क्यू साइड से, पी क्यू साइड से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर दो वेक्टर्स आपके पास हैं इस तरह से, अगर आपके पास एक ए वेक्टर था ये, और ये अगर आपके पास एक बी वेक्टर है, आप जानते हैं इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, और इस एंगल को क्या नाम दिया मैंने, थीटा नाम दिया भाई। इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को क्या नाम दिया भाई, थीटा नाम दिया। इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा भाई, इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो कहीं बीच में आएगा आर, और वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल होगा। और ये जो रिजल्टेंट आया है ए और बी का, इसने ए वेक्टर के साथ, इसने ए वेक्टर के साथ कुछ बीटा एंगल बनाया है। बीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे हम, ताकि हम ये बता सकें कि आर रिजल्टेंट जो आया है वो किस डायरेक्शन में आया है, ए के साथ उसने कितना एंगल बनाया है। तो एनालाइज कैसे करेंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर्स हैं, उनका एक रिजल्टेंट बीच में कहीं आएगा जो ए प्लस बी वेक्टर के इक्वल होता है। तो उसे ट्राइंगल लॉ से कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया इस एक साइड से, बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया इस ट्राइंगल की दूसरी साइड से, इस तरह से कि भाई इन दोनों के बीच में तो ये एंगल थीटा बन रहा था भाई, ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा बन रहा था, वो अभी भी बन रहा है इस तरह से। और भाई तीसरी साइड इस ट्राइंगल की, तीसरी साइड इस ट्राइंगल की जो बनी है ये, तीसरी साइड इस ट्राइंगल की जो बनी है ये, इस ट्राइंगल की ये तीसरी साइड जो बनी है, ये इस ट्राइंगल की तीसरी साइड जो बनी है वो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का रिजल्टेंट शो कर रही है,
वो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का रिजल्टेंट शो कर रही है। और ये जो रिजल्टेंट बना है इसने ए वेक्टर के साथ कुछ बीटा एंगल बनाया है। जो ये बीटा था ये यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया भाई मैंने, तो ये बीटा एंगल यहाँ पर इसने बनाया है और ये थीटा एंगल ए और बी के बीच में जो था वो यहाँ रिप्रेजेंट किया है। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि ये डायग्राम बनेगा कि भाई अगर ए वेक्टर बी वेक्टर को दो साइड से रिप्रेजेंट कर दूं टेकिंग इन सेम ऑर्डर, इसका हेड ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर की टेल को टच कर रहा है, जबकि रिजल्टेंट के आमने सामने एरो आ गए हैं इस तरह से। तो एक वेक्टर को एक साइड से, दूसरे वेक्टर को दूसरी साइड से, तो ट्रायंगल की तीसरी साइड रिजल्टेंट बता रही है। मुझे एक्चुअल में ना रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। अगर आपको ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, आप ऐड करेंगे उसका रिजल्टेंट आ जाएगा। क्वेश्चंस भी किए हैं आज के लेक्चर में आते हैं। लेकिन आपको ना ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, आपको बी का मैग्नीट्यूड गिवन है और ये बताया गया है कि दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना बन रहा है, तब रिजल्टेंट बताइए भाई। तो ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है तो ऐड करने से रिजल्टेंट आ जाता है। लेकिन ये कहा जाए 5 न्यूटन का फोर्स ए में लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स बी में लगाया, बीच में रिजल्ट कितना आएगा? 5 + 5 10 तो नहीं कर सकते भाई 10 तो तब लगता है जब दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? सेम। दो फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में तभी तो ऐड करेंगे। दो फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन लग रहे हैं तो नेट फोर्स माइनस करके आएगा। वो इसी फॉर्मूले से आएंगे, मैं बताऊंगा अभी आपको। और इसके अलावा कोई एंगल बन रहा है 60 का, 45 का, 90 का, 120 का, तो हम कैसे रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे? वही फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर ट्रायंगल की एक साइड से एक वेक्टर हो गया है, दूसरी साइड से दूसरा वेक्टर हो गया है, तीसरी साइड रिजल्टेंट बता रही है हमें यहाँ पर, और कैसे हम इसे डिराइव कर पाएंगे भाई? आप ये O है, P है, Q है, ये ट्रायंगल बन गया। आप यहाँ Q पॉइंट से, तो ये Q पॉइंट जो है ना यहाँ पर, ये Q पॉइंट से आप क्या करिए? Q पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। Q पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। कहां पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है? इस OP वेक्टर को, इस A वेक्टर को प्रोड्यूस करिए, किसी n पॉइंट तक ले जाइए भाई। तो किसी n पॉइंट तक ले जाकर इसे प्रोड्यूस करिए कि ये यहां पर OP वेक्टर A को रिप्रेजेंट कर रहा था, OP साइड। इस वेक्टर को प्रोड्यूस किया आगे और ऊपर से परपेंडिकुलर डाला, तो अब आपके पास QNO एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो इधर वाले डायग्राम को रब कर रहा हूं भाई मैं, ये आपने लिखा होगा। हम एनालाइज कर रहे हैं और एनालाइज इसे करने के लिए जब हमने इस तरह से इन वेक्टर्स को इन साइड से रिप्रेजेंट कर दिया, हम लिखेंगे ड्रॉ QN परपेंडिकुलर ऑन OP प्रोड्यूस्ड। तो मैंने ये लिखा यहाँ पर, मैथ्स में कंस्ट्रक्शन की हमने, OP को प्रोड्यूस कर दिया और QN क्या डाला? परपेंडिकुलर। ऐसा करने पर आप सबसे पहले इन ट्रायंगल ये R की वैल्यू निकालनी है हमें, यानी इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। ये परपेंडिकुलर की वैल्यू जानते हैं पहले, तो ये QNPN भाई। तो ये ट्रायंगल QPN, ये जो छोटा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, इस छोटे ट्रायंगल में ये थीटा एंगल है, थीटा के सामने ये QN परपेंडिकुलर है, ये PN बेस है और ये PQ हाइपोटेन्यूज है। तो sin थीटा का फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पर, sin थीटा परपेंडिकुलर होगा QN, sin थीटा परपेंडिकुलर होगा QN और अपन में हाइपोटेन्यूज PQ, और PQ की लेंथ कितनी होगी? जो B वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि वो B को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो B वेक्टर का मैग्नीट्यूड भाई। तो इस ट्रायंगल से QN की वैल्यू मैंने B sin थीटा फाइंड आउट करी, मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया भाई। तो ये जो परपेंडिकुलर बन रहा था यहाँ पर, इस परपेंडिकुलर की वैल्यू B sin थीटा लिखने को आई भाई, क्योंकि हाइपोटेन्यूज B था और sin थीटा का फॉर्मूला लगाया। इस PN की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है भाई, बेस। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसी ट्रायंगल में cos थीटा का फॉर्मूला लगाया। बेस cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस PN अपॉन में हाइपोटेन्यूज मतलब B, और PN की वैल्यू यहां से B cos थीटा लिखी जा सकती है। ये सेकंड इक्वेशन रही भाई इस तरह से। तो यहां से इस परपेंडिकुलर और इस टुकड़े की बेस निकाली, इस वैल्यू, इसकी वैल्यू निकाली, क्योंकि इसकी वैल्यू तो A है, हमें पहले ही पता है, ये और जान ली भाई मैंने, ये आई है B cos थीटा इस तरह से। अब पूरे ट्रायंगल के अंदर भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा दी जाए भाई। तो पूरे के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दी जाए, बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी OQ का स्क्वायर भाई,
ये हाइपोटेन्यूज ओ क्यू का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर ये ओ एन यानी बेस का स्क्वायर और प्लस में ये परपेंडिकुलर यानी क्यू एन का स्क्वायर भाई। तो इस तरह से आप ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगाई है हमने और भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर ये ओ क्यू आपका हाइपोटेन्यूज है और ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद आप कर रहा हूं इस तरह से, ये तो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी r का स्क्वायर लिखा जा सकता है। और ये आपका ओ एन भाई, ओ एन लिखा जा सकता है ओ पी, आपका ओ एन लिखा जा सकता है ओ पी और प्लस में पी एन का होल स्क्वायर। और ये क्यू एन की वैल्यू जो है क्यू एन तो बी साइन थीटा के बराबर है और b sin थीटा का स्क्वायर कर दीजिए। हेंस r स्क्वायर इज इक्वल टू o से p a वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है a का मैग्नीट्यूड, p n रिप्रेजेंट कर रहा है b cos थीटा को b cos थीटा और स्क्वायर, और ये b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा लिखिए भाई इस तरह से। तो ये इस तरह से रिप्लेस कर दीजिए इनकी वैल्यूज को और रिप्लेस करने के बाद भाई फॉर्मूला खोल दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए इनके। जब आप स्क्वायर कर कर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे भाई, जब आप स्क्वायर कर कर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो r का स्क्वायर इज इक्वल टू भाई a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। एक बार a का स्क्वायर होगा, एक बार b cos थीटा का स्क्वायर होगा यानी b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab cos थीटा भाई, a आया 2a और ये पूरा b cos थीटा भाई और प्लस में साथ में b स्क्वायर sin स्क्वायर क्या था भाई, थीटा था यहाँ पर भाई। तो b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा था भाई यहाँ पर। भाई यहाँ भी b स्क्वायर दिखाई दे रहा है इसमें और इसमें भी b स्क्वायर दिखाई दे रहा है। हेंस रिजल्टेंट का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, इसमें से b स्क्वायर और इसमें से भी b स्क्वायर कॉमन लूंगा, ब्रैकेट में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 10th क्लास की आइडेंटिटी उसे 1 बना देगी भाई और प्लस में 2ab प्लस 2ab cos थीटा बचेगा यहाँ पर। ये r इज इक्वल टू रिजल्टेंट चाहिए था आपको, r का स्क्वायर था तो अंडर रूट कर दीजिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा भाई, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a और b क्या है, मैग्नीट्यूड है भाई, a है a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b है b वेक्टर का मैग्नीट्यूड और थीटा a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का क्या है, एंगल बन रहा है। अगर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है तो इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये फॉर्मूला आपको बताएगा भाई। फिर भाई एडिशन में तो वेक्टर की डायरेक्शन भी आ जाती थी, अब कैसे आएगी, इस रिजल्टेंट ने इस हॉरिजॉन्टल वाले के साथ कितना एंगल बनाया है, बीटा, तो बीटा की वैल्यू बता दीजिए आप, वही डायरेक्शन मान ली जाएगी भाई। तो tan बीटा का फॉर्मूला लगाया, परपेंडिकुलर यानी b sin थीटा परपेंडिकुलर है भाई, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में ये पूरा बेस, तो ये b sin थीटा परपेंडिकुलर है और यहां तक a और ये b cos थीटा, तो b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा, ये फॉर्मूला रहेगा डायरेक्शन बताने के लिए भाई, ये फॉर्मूला रहेगा डायरेक्शन बताने के लिए। तो कभी भी अगर आपको दो वेक्टर्स गिवन है और हमें उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, हमें अगर उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो a वेक्टर एंड b वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पूरी 11वीं क्लास में और पूरी 12वीं क्लास में पूरी फिजिक्स के अंदर इस रिजल्टेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि आपको बार बार वेक्टर्स के रिजल्टेंट चाहिएंगे भाई। अब मैं आपको बता दूं, हम कहते थे कि स्केलर क्वांटिटी वो जिसके पास मैग्नीट्यूड है, वेक्टर वो जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। तो भाई ये अधूरी डेफिनेशन है वेक्टर की। वेक्टर क्वांटिटी वो है जो विच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को फॉलो करे, मतलब जिसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको इस लॉ के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा a कितना है, b कितना है, थीटा कितना है इनके बीच का, ऐसे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। डायरेक्ट रिजल्टेंट नहीं फाइंड आउट कर सकते भाई हम। तो स्पेशल केस की बात करेंगे, इसमें स्पेशल केस की बात करेंगे। ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है
इसमें स्पेशल केस की बात भी करेंगे। पेपर में डेरिवेशन आए भाई, पेपर में कहा जाए ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताइए, पेपर में कहा जाए ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताइए क्या होगा। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपसे पेपर में पूछा जाए कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, तो आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन लिखिएगा। फॉर्मूला डराइव करने के लिए कहा गया है, तो ये इस तरह से थोड़ा मैथ्स लगाकर, पाइथागोरस लगाकर आप फॉर्मूला भी डराइव कर सकते हैं, आप फॉर्मूला भी डराइव कर सकते हैं। इस तरह से आप फॉर्मूला डराइव करेंगे और फॉर्मूला डराइव अब आपने कर लिया है। और अब मैं आपको बता दूं स्पेशल केस भाई इस तरह से होंगे। क्या स्पेशल केस लगाए जा सकते हैं भाई? स्पेशल केस ये हो सकते हैं कि कई बार आपको स्पेशली ऐसे एंगल्स पर बार बार वैल्यू जाननी होगी। अगर दो वेक्टर्स के बीच में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, अगर दो वेक्टर्स के बीच में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है और भाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा फॉर्मूला था हमारे पास। भाई cos की वैल्यू 0 डिग्री पर 1 होती है, थीटा अगर 0 है cos की वैल्यू 0 डिग्री पर 1 होती है और cos की वैल्यू अगर 0 डिग्री पर 1 है तो अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बच गया। भाई ये तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर लिखा जा सकता है, a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, अंडर रूट से कटेगा तो a प्लस b। और वैसे भी अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, मतलब दो फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में है तो हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, ऐसे किसी फॉर्मूले के बारे में नहीं सोचा करते थे क्योंकि ये डायरेक्ट केस आ गया। अब इसका सेम डायरेक्शन में अगर दो फोर्स हैं तो हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं उनको और मैक्सिमम आंसर आएगा भी। जब दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है तो मैक्सिमम रिजल्ट आएगा, इससे ज्यादा रिजल्ट नहीं आ सकता। अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब थीटा 180 डिग्री है, भाई cos की वैल्यू 180 डिग्री पर माइनस की 1 होती है, cos की वैल्यू 180 पर माइनस की 1 होती है। और अब की बार ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab बन जाएगा, cos 180 पे माइनस 1 है और रिजल्टेंट a माइनस b आएगा। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होते थे हम उन्हें माइनस करके आंसर निकाल लेते हैं, क्यों? तो हमें कभी इस फॉर्मूले पे आना नहीं पड़ा क्योंकि ये स्पेशल केस रहा भाई। और इस केस में आपका आंसर मिनिमम होगा भाई। फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अगर लग रहे हैं तो नेट फोर्स मिनिमम हो जाएगा भाई। और अगर मान लीजिए थीटा 90 डिग्री है भाई तो cos 90 पर 0 डिग्री होता है, cos 90 पर 0 डिग्री होता है तो cos 90 पर अगर 0 होगा तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बच जाएगा बस भाई। ये रिजल्टेंट होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बचेगा भाई, क्योंकि cos 90 पर 0 इस पूरी टर्म को 0 कर देगा भाई। तो ये हम इस रिजल्टेंट के फॉर्मूले का यूज भी कर पाएंगे कुछ क्वेश्चंस को करने में। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा कि दो वेक्टर्स अगर आपको गिवन है, दो वेक्टर्स अगर आपको गिवन है तो आप उनका रिजल्टेंट इस फॉर्मूले के यूज से कैसे कर पाएंगे ये मैं आपको समझाऊंगा। और उससे पहले आप एक फॉर्मूला और लिख लीजिएगा भाई। एक और लॉ होता है, एक और लॉ होता है इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए, उसे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहा जाता है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहा जाता है। तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का भी यूज कर सकते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? ये वाला लॉ फॉर्मूला सेम देगा, सब कुछ सेम रहेगा, रिप्रेजेंटेशन में ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपने एक वेक्टर को पैरेललोग्राम की एक एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब दो वेक्टर्स है आपके पास, एक बी वेक्टर एंड एक ए वेक्टर, एक ए वेक्टर है आपके पास और एक बी वेक्टर है। अगर वो पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स बन रही हैं, जो एक ही साइड जुड़ी हुई हैं, तो एडजेसेंट साइड्स का मतलब भाई आमने सामने की साइड्स एडजेसेंट नहीं है, वो जुड़ी नहीं हुई है, बस एक साइड इस तरह से, एक ये, दो साइड्स जो जुड़ी हुई हैं, आमने सामने की साइड एडजेसेंट्स नहीं होती हैं,
लेकिन एक साइड ये वाली और एक ये एडजेसेंट साइड्स हैं। तो दो वेक्टर्स को अगर एक पैरेललोग्राम बन जाएगा ना भी इस तरह से, एक यहां पर एक पैरेललोग्राम बन जाएगा अगर ऐसे कर दूं कंप्लीट भाई, तो आपके पास क्या है कि दो वेक्टर्स हैं, अगर वो एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर दिए जाएं, तो अगर दो वेक्टर्स एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर दिए जाएं और थीटा इनके बीच में एंगल भी था, तो भाई ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करिए इस तरह से। तो एक पैरेललोग्राम अगर इस तरह से बना लिया जाए, तो अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर दिए गए हैं, तो भाई इस पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल है, इस पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल क्या कर रहा है, इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, अगर ये दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर दिए गए हैं, तो भाई ये डायगोनल इनका रिजल्टेंट बता रहा है a प्लस बी वेक्टर, जिसने ए वेक्टर के साथ कुछ बीटा एंगल बनाया है। बातें तो सारी सेम हो जाएंगी भाई, बातें सारी सेम हो जाएंगी, डेरिवेशन का तरीका वही होगा। ये O पॉइंट है, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। इस B वेक्टर को अगर आप चाहें तो ये B वेक्टर लिखा जा सकता है भाई, क्योंकि आमने सामने की साइड पैरेलल होती हैं और मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, इक्वल होती है और पैरेलल होती है। तो ये B वेक्टर है, तो सामने वाली साइड इसके पैरेलल है, यानी सेम डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन के साथ साथ लेंथ भी सेम होती है, यानी मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो यहां से आप एक परपेंडिकुलर कहां डालेंगे, यहां पर डालेंगे इस OP को प्रोड्यूस कर N पॉइंट तक भाई। तो कंस्ट्रक्शन तो वही होगी जो ट्रायंगल वाले में की थी, वही पाइथागोरस लगेगी, वही फॉर्मूला आएगा। यहाँ पर नोट्स में मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, डेरिवेशन सेम आएगा भी यहाँ पर, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला इससे भी, पैरेललोग्राम लॉ वाले से भी रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये आएगा, ए वेक्टर को एक साइड से और बी वेक्टर को दूसरी एडजेसेंट साइड से, दो एडजेसेंट साइड से ए और बी को रिप्रेजेंट कर दूं, तो डायगोनल जो था वो इसका रिजल्टेंट बताएगा। बात तो सेम है भाई, एक पैरेललोग्राम के अंदर दो ट्रायंगल ही तो बन रहे हैं। तो ये एक ट्रायंगल की एक ए साइड थी, ट्रायंगल की ये बी साइड थी, तो ये रिजल्टेंट था, तो ये ट्रायंगल की तीसरी साइड बन रही थी। एक पैरेललोग्राम के अंदर दो ट्रायंगल ही तो बन रहे हैं भाई। तो रिप्रेजेंटेशन लिखने का तरीका है, आगे चलकर कुछ क्वेश्चंस करने के काम आएंगे, इसलिए दो लॉ बनाए हैं इस तरह से, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ कहता है दो वेक्टर्स को अगर ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कर दिया है तो तीसरी साइड क्या देगी, रिजल्टेंट। पैरेललोग्राम लॉ कहता है अगर दो वेक्टर्स को दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर दूं तो डायगोनल क्या बताएगा, रिजल्टेंट बताएगा। और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला वही फॉर्मूला आएगा। और tan बीटा डायरेक्शन बताएगा, जो बराबर होगा b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा, ट्रिग्नोमेट्री लगाने से आया है। tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और ये थीटा एंगल बनेगा, यहाँ पर थीटा था तो ये p sin थीटा आएगा परपेंडिकुलर, और ये b cos थीटा आएगा बेस, और यहां से ये डायरेक्शन आ गई है भाई इस तरह से। तो सभी बच्चों को पैरेललोग्राम भी और ट्रायंगल लॉ भी क्लियर हो, और मैं पैरेललोग्राम के अंदर लिखवा देता हूं आपको। पैरेललोग्राम के अंदर आपको क्या कहा गया है, पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स आर represented both in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is represented by the diagonal of parallelogram। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल से इसका क्या रिप्रेजेंट किया जा सकता है, रिजल्टेंट।
तो पैरेललोग्राम से इसका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये बात भी सभी बच्चों को क्लियर है, तो ये बात भी सभी बच्चों को बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाए, क्लियर हो गई सभी बच्चों को कि इस तरह से हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट को फाइंड आउट करते हैं भाई। तो रिजल्टेंट इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट इस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। ये बात हर बच्चे को क्लियर हो। मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपके सामने रखूंगा, कुछ क्वेश्चंस भी आपके सामने रखूंगा, तो कुछ क्वेश्चंस भी आपके सामने रख रहा हूं जिससे आप समझने की कोशिश करिएगा और आप जान पाएंगे कि कैसे यूज किया जा सकता है। एक बार हमें ये कहा गया, सबसे पहले एक आसान सा क्वेश्चन ये कहा गया कि एक फोर्स है 7 न्यूटन और एक फोर्स है 5 न्यूटन, दो फोर्स लग रहे हैं एक पॉइंट पर और इनके बीच में थीटा 60 डिग्री का बन रहा है, तो नेट फोर्स बताइए भाई। अगर 7 और 5 सेम डायरेक्शन में होते तो 12 न्यूटन आंसर आ जाता, 7 और 5 बिल्कुल अपोजिट होते तो 2 न्यूटन बच जाता आंसर में, लेकिन 60 डिग्री का एंगल बन रहा है भाई। एक मान लीजिए 7 न्यूटन ये लग रहा है और भाई 5 न्यूटन ये लग रहा है मान लीजिए, तो इनका रिजल्टेंट कहीं बीच में आ रहा होगा भाई, 60 डिग्री का एंगल बन रहा था इनके बीच में, तो इनका रिजल्टेंट जो है ना ये आर नेट रिजल्टेंट है, बीच में कहीं आ रहा होगा जिसने बीटा एंगल बनाया है, जिसने बीटा एंगल बनाया है इसके साथ ए के साथ। तो 5 को मैंने ए वेक्टर नाम दिया, बी को मैंने 7 न्यूटन को बी वेक्टर नाम दिया, अगर तो रिजल्टेंट कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा भाई, अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड थीटा है भाई 60 डिग्री, यहाँ पर थीटा है 60 डिग्री। और सभी बच्चों को जरूरत है ये याद करने की, सभी बच्चों को ये जरूरत है याद करने की कि cos 0 डिग्री पर 1 होता है, सभी बच्चों को याद करने की जरूरत है cos 30 डिग्री पे √3/2 होता है, सभी बच्चे याद करें cos 45 डिग्री पर 1/√2 होता है, सभी बच्चे याद करें cos 60 डिग्री पर 1/2 होता है, सभी बच्चे याद करें cos 90 डिग्री पर 0 होता है, सभी बच्चे याद करें cos 120 डिग्री पर -1/2 होता है, सभी बच्चे याद करें cos 180 डिग्री पर -1 होता है, सभी बच्चे याद करें cos n पाई पर -1 की पावर n होता है। तो सभी बच्चे ये वैल्यूज याद रखेंगे भाई। 0 पे 1 है, 30 पे √3/2 है, 45 पे 1/√2 है, 60 पे 1/2 है, 45 पे 1/√2 है, 90 पे cos 0 है, cos की वैल्यू 180 पे -1 है, cos की वैल्यू 120 पे -1/2 है। और n पाई का मतलब जब पाई का मल्टीपल हो, पाई मतलब 180, n की वैल्यू 1 मतलब पाई मतलब 180 -1 की पावर, n की वैल्यू 1 कर दिए भाई -1 होगी, 2 पाई 360 डिग्री पर -1 की पावर 2 स्क्वायर हो गया भाई, प्लस होगी। जब भी n ओड होगा cos की वैल्यू -1 होगी, जब भी n इवन होगा cos की वैल्यू पॉजिटिव होगी भाई। तो सभी बच्चों को यहाँ पर ये a का स्क्वायर कितना भाई, a का स्क्वायर कितना भाई, 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 5 7 और cos 60 डिग्री पर 1/2 है भाई, बताया अभी में। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने पर 5 का स्क्वायर 25 है, 7 का स्क्वायर 49 है, 7 5 जा 35 है, और भाई ये ऐड करने पर यहाँ पर 60 और ये 109 अंडर रूट में 109 छोड़ दीजिए भाई, आप इसका अंडर रूट भी निकाल सकते हैं। अगर ये फोर्स था तो न्यूटन में आंसर आया होगा, और अगर ये डिस्टेंस था तो मीटर में, अगर ये वेलोसिटी थी तो मीटर पर सेकंड, जो भी यूनिट्स होंगी मैंने यूनिट्स लिख दिया है। तो 7 और 5 का अगर 60 डिग्री का एंगल है तो ये इनका रिजल्टेंट आएगा लगभग 11 आएगा, सॉरी लगभग 10 पॉइंट समथिंग होगा। ये 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का 121, तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा ये आंसर भैया आपका। रही बात डायरेक्शन की, तो भाई ये कितना एंगल बनाएगा रिजल्टेंट बीटा, tan बीटा का फॉर्मूला है b sin थीटा, tan बीटा का फॉर्मूला है b sin थीटा, b वेक्टर कितना है, b वेक्टर कितना है 7 है, sin थीटा, थीटा 60 है भाई, अपन में a वेक्टर कितना है 5 प्लस b cos थीटा, तो 7 cos 60 भाई। भाई इस पूरे को आप सोल्व कर लीजिएगा,
इसे सॉल्व कर कर अगर ये सारी वैल्यू आ जाए आपकी 1, तो भाई tan थीटा की वैल्यू, tan बीटा की वैल्यू 1 आ गई, कितने के एंगल पर होती है? 45 डिग्री का एंगल रहा होगा। अगर ये √3 आ गई तो 60 का एंगल रहा होगा, 1/√3 आई तो 30 का एंगल रहा होगा। तो यहाँ कितनी वैल्यू, कई बार ऐसी वैल्यूज आएंगी जिसका एंगल आपको याद नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। बीटा इज इक्वल टू 10 को यहां से हटाकर वहां पर 10 इनवर्स कर दीजिए, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आई होगी उसी में आंसर छोड़ दीजिए। हमें बताना है बीटा, मतलब एंगल कितना बनाया, tan बीटा नहीं बताना। तो एंगल कितना बताया है, यहां मान लीजिए 1/2 आ गया, 1/2 पर हमें वैल्यू नहीं पता, तो tan इनवर्स 1/2 बीटा के बराबर है। इस तरह से सभी बच्चों को ये बात क्लियर रहे, सभी बच्चों को ये बात इस तरह से क्लियर रहे। रिजल्टेंट की जो ये बात थी, तो रिजल्टेंट की जो इस तरह से बात है, तो ये इस तरह से सभी बच्चे समझे भाई। एक और एग्जांपल लेकर देखेंगे भाई, फिर आप कर पाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस को। मान लीजिए 2 फोर्सेस है भाई आपके पास, 2 फोर्सेस है आपके पास 3:5 में। इन रेशो आपके पास 2 फोर्सेस हैं 3:5 में, एंड रिजल्टेंट इनका, और इनका रिजल्टेंट 35 न्यूटन है। 2 फोर्स हैं आपके पास, 2 फोर्स आपके पास हैं, 2 फोर्सेस हैं। फोर्सेस की वैल्यू नहीं गिवन है भाई, रेशियो गिवन है। तो 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा उसकी रेशियो 3:5 है, और उनका रिजल्टेंट 35 न्यूटन आ रहा है, जब उनके बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री है भाई। तो हमें उन वेक्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एग्जैक्ट आंसर बताना है क्या होगा भाई। तो भाई मान लीजिए पहला फोर्स भाई 3:5 में x कॉमन फैक्टर आ गया, पहला फोर्स 3x है और दूसरा फोर्स क्या मान लिया गया? 5x मान लिया गया। तो पहले को 3x और दूसरे को 5x मान लिया जाए, थीटा 60 डिग्री है इनके बीच का, और इनका रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है 35 भाई। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाया अंडर रूट में a का स्क्वायर यानी f1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी f2 का स्क्वायर, 2f1 f2 cos थीटा भाई। तो एक a f1 है, एक f2 है। तो भाई 3x का स्क्वायर होगा 9x का स्क्वायर भाई, 5 का होगा भाई 25x का स्क्वायर भाई, 2 इंटू में 3x इंटू में 5x इंटू में, और भाई cos 60 डिग्री में फिर 1/2 होगा। 1/2 होने पर भाई ये 25 और 9 34x का स्क्वायर प्लस भाई 2 से 2 कट जाएगा, cos 1/2 2 से 2 3 5 जा 15x का स्क्वायर बचेगा, अंडर रूट में 49x का स्क्वायर बचेगा। अंडर रूट से 49x का स्क्वायर था और 49 है तो 7x आएगा भाई, 49 से अंडर रूट 7 बाहर आया और x था, और ये रिजल्टेंट 35 बराबर दे रखा है। तो रिजल्टेंट तो 35 गिवन है, 7x, यहां से x की वैल्यू 5 आती है भाई। यहां से x जो कॉमन फैक्टर है उसकी वैल्यू कितनी आई है? 5 आई है। और जब x की वैल्यू 5 है तो भाई पहला फोर्स था 3x यानी F1 था 3 5 जा 15 न्यूटन भाई, और F2 कितना था? F2 कितना था भाई 3 5 5 5 जा 25 भाई। एक फोर्स था 15 न्यूटन का और दूसरा फोर्स था 25 न्यूटन का, और जब इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल था तो इन दोनों का रिजल्टेंट 35 आ रहा था भाई। तो इस तरह से हम वेक्टर्स का यूज करेंगे, इस तरह से हम वेक्टर्स का यूज करेंगे। और क्वेश्चंस इसके नेक्स्ट क्लास में भाई, अगले क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में। असाइनमेंट आपको इस पर आज की क्लास में आज ही मिलेगा। खूब प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की और जानिए कि वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं इस फॉर्मूले के यूज से। और आज एमसीक्यू है पूरा 100 मार्क्स का 9 PM पर। सभी बच्चे तैयार रहेंगे एमसीक्यू के लिए। मेहनत करिए गाइस, पढ़ते रहिए। आज जो पढ़ा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, और प्रीवियस क्लासेस भी इंक्लूडेड है, यानी अब तक वेक्टर्स में हमने जितना भी पढ़ा है उन सब पर बेस्ड आज आपका एमसीक्यू है गाइस। थैंक्स गाइस।